हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में आज हम नया लेसन शुरू करेंगे और वो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 9वां लेसन है उपसह संयोजक यौगिक, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है। तो देखिए उपसह संयोजक यौगिक क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं और फिर तुम्हें समझाता हूं। जैसे पीटी के साथ NH3 और NH3 भी 6 लगे हुए हैं और इस प्रकार का निशान मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो अब ये उपसह संयोजक यौगिक है। इसे ही बोलते हैं संकुल यौगिक, इसे ही बोलते हैं जटिल यौगिक। पहचान कैसे करोगे? कोई आपको यौगिक दे दिया जाए कि ये उपसह संयोजक है, तो ध्यान देना, ये जो निशान लगा है, इस प्रकार के ब्रैकेट का निशान लगा है, ये सिर्फ और सिर्फ उपसह संयोजक यौगिकों में ही होता है, किसी और में नहीं होता है। और फिर ध्यान देने वाली बात ये कि हम किसी विलायक के माध्यम से ज्ञात करते हैं कि यौगिक आयनिक है या सह संयोजक है या उपसह संयोजक है। ये हम विलायक के माध्यम से ज्ञात करते हैं। तो जब आप इसको किसी विलायक में डालोगे, ये घुलेगा नहीं। ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर अंदर जो अणु परमाणु आयन होते हैं वो विलायक में डालने पर टूटते नहीं हैं। तो टूटते नहीं हैं, इसलिए इनको जटिल यौगिक कहते हैं, इनको संकुल यौगिक कहते हैं, इनको उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात कि आप इसे परिभाषित करोगे तो कैसे परिभाषित करोगे कि वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु, इस निशान की शुरुआत में यहां जो कोई आपको धातु परमाणु, कन्फर्म यहां आपको धातु परमाणु दी हुई मिलेगी। धातु परमाणु ही अन्य अणु परमाणु आयनों के साथ इसमें जुड़ता है। तो वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु, ये वाला केंद्रीय धातु परमाणु अन्य अणु परमाणु आयनों के साथ उपसह संयोजक बंध बनाकर जुड़ा रहता है, कोमा उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। मैं इसकी संरचना बना के आपको बता रहा हूं, फिर समझ आएगा। इस केंद्रीय धातु परमाणु प्लेटिनम में 6 NH3 लगे हैं, तो इसकी समन्वय संख्या 6 हो जाएगी। तो समन्वय संख्या तो बाद की बात है, पहले हम डिफाइन करते हैं इसे। तो इसकी संरचना इस प्रकार से कुछ यूं बनेगी कि ये में केंद्रीय धातु परमाणु है, तो इस संरचना के बीच में यूं लगा लूंगा। याद रखना, समन्वय संख्या 6, तो इसकी आकृति है वो अष्टफलकीय होगी। अष्टफलकीय होगी तो मान लीजिए कि मैंने पीटी जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसको तो संरचना के केंद्र में लिख दिया, तभी तो एक केंद्रीय धातु परमाणु है। और अब इन कोनों से उपसह संयोजक बंध के निशान लगा दिए। ये उपसह संयोजक बंध के निशान है, तीर के निशान नहीं है, उपसह संयोजक बंध के निशान है। और अब यहां से इस प्रकार से यूं भी लगा दूंगा। ये निशान या इस साइड से यूं लगाइए या फिर यहां से भी आप आमने सामने लगा सकते हो। अब याद रखना, पीटी तो केंद्रीय धातु परमाणु पीटी एक था, मैंने एक यहां लिखा। NH3 6 लगे, आप बारी बारी से यहां 6 NH3 लगा दीजिए और N बनाता है इसके साथ ये बॉन्ड। ये N परमाणु इस धातु के साथ उपसह संयोजक बंध बनाता है, तो आपको N इस बंध की तरफ लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार यहां भी आप NH3 लगा दीजिए और जितने आपको उपसह संयोजक बंध के निशान नजर आ रहे हैं उन सारों में आप NH3 जोड़ दीजिए। और अब देखिए, पीटी प्लेटिनम अकेला था तो मैं इसे बोलूंगा केंद्रीय धातु परमाणु। जो एक होता है इस पूरी संरचना में वो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, और यहाँ बहुत सारी संख्या में जो लगे होते हैं उन्हें हम अन्य अणु परमाणु आयन बोलते हैं। तो प्लेटिनम को केंद्र में रखा, उससे उपसह संयोजक बॉन्ड से ये सारे 6 के 6 जो अणु परमाणु आयन, यहां ध्यान देना ये अणु के रूप में है, NH3 अणु के रूप में होता है। यहां अकेला परमाणु भी हो सकता है, जैसे Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, इस प्रकार से। तो ये अन्य अणु परमाणु आयन जब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजक बंध बनाकर जुड़ते हैं तो इसे उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु अन्य अणु परमाणु आयनों के साथ उपसह संयोजक बंध बनाकर जुड़ता है तो उन्हें उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। उन्हें जटिल यौगिक भी कहते हैं, उन्हें संकुल यौगिक भी कहते हैं।
इन्हें जटिल और संकुल क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये इस प्रकार की संरचना में होते हैं। तो इसको आप जब जल में डालोगे तो इस धातु के साथ ये उपसहसंयोजक बंध से बंधे हुए हैं, और उपसहसंयोजक बंध जल में डालने पर टूटता नहीं है, इसलिए ये जटिल होते हैं, संकुल होते हैं। और अब ध्यान देने वाली बात कि यहां कुछ इस प्रकार के यौगिक भी होते हैं जिनमें यहां इस संरचना यानी इस निशान के बाहर की तरफ कुछ यहां अणु परमाणु दिए हुए होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने ये लिख रहा हूं, अब आप इसमें देखना। जैसे मैंने इसको बना दिया तो इसे मैं बोलूंगा K4, यानी इस निशान के बाहर की तरफ पोटेशियम के 4 आयन हैं, और यहां इस निशान की शुरुआत में Fe है, तो Fe तो केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। और इसके आगे जो कुछ निशान के अंदर अंदर लगे होते हैं तो उन्हें हम अन्य अणु परमाणु आयन बोलते हैं, जो कि इसके साथ, इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाकर जुड़े रहते हैं। तो अब इस निशान के बाहर की तरफ यानी पहले जो कुछ लिखा होता है उन्हें हम अग्र आयन कहते हैं, और यहां इस निशान के बाहर की तरफ यहां कुछ लिखा होता है उन्हें हम पश्च आयन कहते हैं। ये अग्र आयन होते हैं, निशान से पहले लगे होने वाले और निशान के बाद लगे होने वाले पश्च आयन कहलाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब मैं इस पूरे संकुल यौगिक को जल में डालूंगा तो जल में डालने पर ये जो अग्र आयन है ये जल में घुल जाएंगे, लेकिन ये संकुल के अंदर जो कुछ भी है वो नहीं टूटेंगे। क्यों नहीं टूटेंगे? क्योंकि वो इस धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाकर जुड़े हुए हैं, और उपसहसंयोजक बंध मजबूत होता है तो टूटता नहीं है। तो इस धातु के साथ, Fe धातु के साथ लगे हुए 6 CN साइनाइड परमाणु और उपसहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, तो जल में डालने पर ये जल में नहीं घुलेंगे, सिर्फ अग्र आयन जल में घुल जाएंगे। और किसी में अगर पश्च आयन हो यहाँ बाद वाले तो वो भी जल में घुल जाते हैं। तो जब मैं इसे जल में डालूंगा तो इस प्रकार से ये जल में टूट जाएगा। 4 तो पोटेशियम आयन बना लेगा, प्लस में ये पूरा हिस्सा इस प्रकार से यूं हम यहां लिख देंगे, और पूरे हिस्से पर -4 आवेश आ जाएगा, -4 आवेश आ जाएगा। अब ये 2 भाग बन गए, ये पूरा एक भाग जल में ऋणावेशित रूप में आ गया, ये पूरा एक भाग जल में धनावेशित रूप में आ गया। तो मैं इससे बोलूंगा अग्र आयन, और ये संकुल भाग अगर यहां होता तो उसे बोलता पश्च आयन। तो इस प्रकार से याद रखना, अग्र आयन जल में विलय हो जाते हैं, पश्च आयन जल में विलय हो जाते हैं, संकुल भाग जल में विलय नहीं होता है। प्रश्न पूछा भी गया है कि संकुल भाग जल में विलय क्यों नहीं होता है? क्योंकि संकुल भाग में केंद्रीय धातु परमाणु इन अणुओं अथवा परमाणुओं और आयनों के साथ उपसहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है, इसलिए ये बंध टूटते नहीं है, फलस्वरूप यह भाग जल में आयनित नहीं होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है योगात्मक यौगिक, यानी इसी लेसन में और कुछ डेफिनेशन दी हुई है तो उनके बारे में जानते हैं। योगात्मक यौगिक यानी एडिशन कंपाउंड, आपको याद रखना है, इसे हम एडिशन कंपाउंड बोलते हैं, योगात्मक यौगिक। तो योगात्मक यौगिक, पहले मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, फिर आपको समझ आएगा कि योगात्मक यौगिक क्या होते हैं। जैसे K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं, Al2SO4 की होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते हैं। आप इसमें दोनों में जल और मिला दीजिए और संयोग करवाएंगे तो क्या उत्पाद बनेगा, वो उत्पाद मैं आपको समझाने के लिए यूं लिख रहा हूं। और यहां मैं चॉइस लगा देता हूं, तो चॉइस यहां क्यों? क्योंकि ये फिटकरी का सूत्र है जिसे हम पोटाश एलम बोलते हैं, पोटाश एलम बोलते हैं, इसे फिटकरी कहते हैं सामान्य भाषा में। तो फिटकरी का ये सूत्र फिक्स है, तो इसलिए यहां जल के अणु चॉइस करने पड़े। अब ये योगात्मक यौगिक है। योगात्मक कैसे? यानी ये वाला योगात्मक यौगिक है, जो उत्पाद बना है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ये योगात्मक यौगिक का उदाहरण है।
यानी पोटाश एलम फिटकरी एक योगात्मक यौगिक है। कैसे कैसे है ये, सुनिए गौर से, कि जब दो या दो से अधिक स्थायी और सरल यौगिक, ये दो हैं, स्थायी होते हैं, ये पोटेशियम सल्फेट स्थायी होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट स्थायी होता है। तो जब दो या दो से अधिक सरल और स्थायी यौगिक निश्चित आणविक अनुपात में मिलाकर और वाष्पित किए जाते हैं, यानी इनको निश्चित आणविक अनुपात में मिला लें, मिलाकर के इनमें अगर जल की मात्रा है तो उसे गर्म करके हम हटा दें, फिर भी जल की कुछ मात्रा तो शेष रह ही जाती है। तो दो या दो से अधिक वे सरल और स्थायी यौगिक जिनको निश्चित आणविक अनुपात में मिलाकर और फिर गर्म किया जाता है या वाष्पित किया जाता है, तो बनने वाले क्रिस्टलीय यौगिकों को योगात्मक यौगिक कहा जाता है। तो योगात्मक यौगिक में यानी इन दो या दो से अधिक यौगिक हैं, इनका एक पूरे यौगिक में योग हो जाता है। और आपको ये डॉट से लिखने हैं, यहाँ बॉन्ड नहीं आएगा। यहाँ तो अलग अलग यौगिक है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, और ये जल का अणु अलग है, लेकिन यहाँ ये डॉट से ऐड हो जाएंगे, इनमें कभी बंद नहीं आते हैं। तो ये योगात्मक यौगिक है। योगात्मक यौगिक दोबारा फिर सुन लीजिए, कैसे डिफाइन करोगे। जब दो या दो से अधिक सरल और स्थायी यौगिकों को निश्चित आणविक अनुपात में मिलाकर वाष्पित किया जाता है, तो बनने वाले क्रिस्टलीय यौगिकों को योगात्मक यौगिक कहा जाता है। यह बात आपको याद रखनी है। पोटाश एलम एक योगात्मक यौगिक का उदाहरण है। इसी प्रकार इसमें कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे पोटेशियम साइनाइड है। इसमें आप याद रखना, अगर आप फेरस साइनाइड मिला देते हो, पोटेशियम साइनाइड में अगर आप फेरस FeCN की होल ट्वाइस फेरस साइनाइड मिला देते हो तो एक योगात्मक यौगिक बनता है। और वो योगात्मक यौगिक जो मैंने अभी समझाया था वो ये होता है K4FeCN की 6 और ये वाला। तो ये जटिल यौगिक, संकुल यौगिक जो बना है, ये भी योगात्मक यौगिक होते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक योगात्मक यौगिक होते हैं जो दो या दो से अधिक से मिलकर के बने होते हैं। तो ये जटिल यौगिक, संकुल यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक बना, ये भी योगात्मक यौगिक का ही उदाहरण है। और यहाँ संतुलित करने हेतु 6 CN है, तो मैं यूं करता हूं, यहां 4 CN लगा देता हूं। 4 CN हो गए और 2 ये 6 और 4 पोटेशियम है, तो 4 पोटेशियम पूरे हुए। तो पोटेशियम साइनाइड को जब आप फेरस साइनाइड के साथ और हल्का गर्म करते हो तो इनकी क्या है, ये निश्चित अनुपात में पोटेशियम साइनाइड का अनुपात तो 4 है और फेरस साइनाइड का अनुपात 1 है। तो बताओ निश्चित अनुपात में हुए कि नहीं हुए। तो निश्चित आणविक अनुपात में, कि जब दो या दो से अधिक यौगिक निश्चित आणविक अनुपात में मिलाकर और उनको वाष्पित किया जाता है, तो बनने वाले क्रिस्टलीय यौगिकों को, जटिल यौगिकों को योगात्मक यौगिक कहा जाता है। और ये योगात्मक यौगिक बन गया। इसी प्रकार आप याद रखना, जैसे एक एग्जांपल हम और लेते हैं, KCl प्लस MgCl2, और इसमें आप 6 जल के अणु मिला लेना, मिला करके इनको हल्का वाष्पित करना, गर्म करना, तो ये सारे आपस में संयोग कर लेंगे। सारे आपस में संयोग करेंगे तो डॉट से जोड़ दीजिए बस, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। और ये जो योगात्मक यौगिक बना है, इसका पर्टिकुलर नाम होता है, इसे कार्नेलाइट बोलते हैं। ये कार्नेलाइट कहलाता है। तो ये देखिए कि इनका यहाँ इसका 1 अनुपात है, इसका भी 1 अनुपात है, जल का अनुपात 6 है। तो दो या दो से अधिक यौगिकों को जब निश्चित आणविक अनुपात में मिला करके और वाष्पित किया जाता है, तो बनने वाले क्रिस्टलीय यौगिकों को योगात्मक यौगिक कहा जाता है। तो ये सारे के सारे योगात्मक यौगिक के उदाहरण आप याद रखना। नेक्स्ट है द्विक लवण। द्विक लवण जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डबल साल्ट, इंग्लिश में हम डबल साल्ट बोलते हैं। द्विक लवण, पहले एक एग्जांपल लिख रहा हूं, फिर समझ आएगा आपको। जैसे
वो ही लिखता हूं, फिटकरी वाला K2SO4 डॉट Al2SO4 की होल थ्राइस डॉट 24H2O। अब ये द्विक लवण कैसे है सुनिएगा पहले गौर से, क्योंकि फिटकरी को जब ठोस अवस्था में आप रखते हो तो ये आयनों में विभाजित नहीं होती है, या फिर मैं यूं बोल दूं कि वे यौगिक जो ठोस अवस्था में तो आयनों में विभाजित नहीं होते हैं, परंतु जल में डालने पर या विलायक में डालने पर, जैसे मैं इसमें और जल मिला दूं, ये फिटकरी है, इसमें और जल मिला दूं या फिर इसको किसी अन्य विलायक में मिला दूं, तो ये ठोस अवस्था में तो स्थायी होगी, यानी आयनों में विभाजित नहीं होगी। परंतु जैसे ही इसे जल में डालूंगा या किसी अन्य विलायक में डालूंगा तो इसके सारे के सारे धनावेशित और ऋणावेशित भाग अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो फिर मैं बोलूंगा कि ये तो द्विक लवण है। तो द्विक लवण क्या होते हैं, डबल साल्ट क्या होते हैं, सुनिए गौर से, कि वे यौगिक जो ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं परंतु जल अथवा किसी अन्य विलायक में डालने पर धनावेश और ऋणावेश में विभाजित हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। तो सुनिए कैसे ये जल में डालने पर कैसे ये आयनों में विभाजित होगी। जैसे K2SO4 है तो K2SO4 इस प्रकार से डिवाइड हो जाएगा, K पर प्लस आ जाएगा और यहाँ K के पैरों में 2 लगाए तो ये 2 वाला आगे आ जाएगा, यानी यहाँ 2 पोटेशियम धनावेशित बन गए। इसी प्रकार यहाँ प्लस लगा देंगे और SO4 आप जानते हो माइनस का होता है, तो SO4 ऊपर -2 आवेश आ जाएगा। इसमें और क्या बनेगा प्लस में, और देखिए Al2 है तो पैरों में 2 लगाए तो Al के 2 पैरों में लगाए तो ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ 2 एल्यूमिनियम बन जाएंगे और एल्यूमिनियम आप जानते हो 3 अवस्था वाला होता है, यानी ये 3 इस एल्यूमिनियम का आवेश जो इसके ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार SO4 देखिए आप 3 बार है, SO4 की होल थ्राइस लिखा है मैंने, तो SO4 की होल थ्राइस लिखा है तो मैं यूं लिख दूंगा आप लोगों को समझाने के लिए कि SO4 -2 होता है, कितनी बार है, 3 बार है, वो 3 बार है। इसी प्रकार ये H2O लिखा है, H2O ध्यान देना कभी आयनों में विभाजित नहीं होता है, क्योंकि किसी यौगिक में जब जल का अणु पहले से उपस्थित होता है तो वो जल का अणु क्रिस्टलीय होता है, उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। और क्रिस्टलन जल कहते हैं तो उस यौगिक को गर्म करने पर और वो जल का अणु वाष्प बन के बाहर निकल जाता है, आयनों में नहीं टूटता है। तो यहाँ जल के अणु गर्म करूंगा तो ये भाप बन के वाष्प बन के बाहर निकल जाएंगे, लेकिन आयनों में नहीं टूटेंगे। तो आयनों में तो जो अन्य समान आवेश वाले या निश्चित आणविक भागें वही टूटेंगे। तो अब देखिए फिटकरी को आपने जब विलायक में डाला तो विलायक में डालने पर ये आयनों में विभाजित हो गई, आयनों में विभाजित हो गई तो निश्चित रूप से फिटकरी द्विक लवण का भी उदाहरण है, फिटकरी डबल साल्ट का एग्जाम्पल है। तो वे यौगिक जो ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं परंतु जल अथवा विलायक में डालने पर और वो धनावेश और ऋणावेश के रूप में विभाजित हो जाते हैं, तो ऐसे यौगिकों को द्विक लवण कहा जाता है, डबल साल्ट कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना।